हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे और क्वेश्चन से वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखें और देख करके उसका आप कमेंट में आंसर कमेंट करें, क्योंकि ये क्विज है, एक तरह का एक क्विज है। यहाँ पे टाइमर चलेगा, आपका काउंट डाउन टाइमर चलेगा। वो काउंट डाउन टाइमर से पहले बच्चों आपका आंसर कमेंट कर देना है और अपने आप को चेक करें कि हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है उसमें आपको कितना जानकारी है। क्या आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं या प्रिपेयर्ड नहीं है, या आप खुद से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सभी प्रश्न को आप अपने नोटबुक में बनाएं और उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो क्विज का सबसे पहला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, कि समीकरण, एक समीकरण दिया गया है, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, कॉपर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, किस प्रकार का ये अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अवक्षेपण। अब टाइम स्टार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स फटाफट आंसर को कमेंट करें, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है फटाफट कमेंट करें। ये जीरो होने से पहले काउंट डाउन टाइमर 1 0 टाइम ओवर। स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो चुका है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर ऑक्सीकरण है। देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, जब ऑक्सीजन जाकर के मिलता है तब हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब हाइड्रोजन का संयोग होता है तब उसको हम अवकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वो कॉपर ऑक्सीजन से मिल करके ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर का ये ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। सो हम कहेंगे स्टूडेंट्स ये जो दिया गया है समीकरण, ये ऑक्सीकरण रासायनिक समीकरण है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी अवक्षेपण। फ्रेंड्स अब आप बताइए फटाफट, टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करें, कौन सा आपको सही लग रहा है, जल्दी करें बच्चों। 3 2 1 0 टाइम ओवर। स्टूडेंट्स अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा है। स्टूडेंट्स इसका आंसर अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स अपघटन रासायनिक अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया आप कहिए, दोनों तो बात एक ही होता है, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बड़ा अणु जो होता है टूट करके दो या दो से अधिक अणु, छोटे छोटे अणु का निर्माण करता है ना, उसको हम लोग अपघटन कहता है। अपघटन मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना और अलग अलग हो जाना, है ना, उसको वियोजन भी कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि एक अणु या परमाणु जो होता है टूट करके दो अणु या परमाणु का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन नहीं होगा, संयोजन में बच्चों को यहाँ होता है कि दो छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़ा अणु का निर्माण करता है, यानी कि मिल करके एक बनता है ना। और अपघटन, यहाँ पे अपघटन मतलब कि एक से दो तीन बनेगा। ठीक है, तो सिंगल से दो तीन बनेगा तब उसको अपघटन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया। अब इसमें कह रहा है कि समीकरण AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3। अब ऑप्शन ये आपका ए है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और डी है उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। स्टूडेंट्स टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आप इसका आंसर कमेंट करें, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, जल्दी करें फटाफट बच्चों, कर ले आंसर कमेंट करें बाबू। चलिए टाइम हुआ। स्टूडेंट्स अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, अब इसका एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ये उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कैसे है।
उभय, देखिए एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है उभय विस्थापन। उभय का मतलब होता है कि दो, द्विविस्थापन इसको कह सकते हैं, इसको हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बाबू, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जो दो अणु के जो आयन जो होते हैं एक दूसरे में अदला बदली कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिया AgNO3 और NaCl जो दिया है, देखिए ना इसमें का Ag जो Cl के साथ चला गया है और Na इसमें से NaNO3 के साथ चला गया, ठीक है। तो ये आपस में इसके आयंस का एक्सचेंज हो गया, अपने आयंस को अदला बदली कर लिया है ना। तो इसको हम कहते हैं उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो सो इसका आंसर हो जाएगा उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए स्टूडेंट्स आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है बाबू, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी अपघटन। अब टाइम स्टार्ट होता है ये। चलिए बच्चों आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। फटाफट करो बाबू, फटाफट करो। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है आप इसका आंसर कमेंट करें और मुझे बताएं। चलिए टाइम ओवर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑक्सीकरण। देखिएगा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और अवकरण क्या होता है, तो देखिएगा जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको अवकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन आकर के मिलेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, इसका ऑक्सीकरण का उल्टा। यहाँ पे हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, अगर हाइड्रोजन का निष्कासन होकर हाइड्रोजन का संयोग होता तब अवकरण रासायनिक अभिक्रिया होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन है ऑक्सीकरण सही है। इसके जगह पर आपसे ये भी कहा जा सकता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग तो भी ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का निष्कासन तो भी ऑक्सीकरण है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ये है, भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब टाइम स्टार्ट होता है ये। चलिए कौन सा सही लग रहा है फटाफट कमेंट करें बच्चों, फटाफट आप कमेंट करके बताएं बाबू। 3 2 1 0 टाइम ओवर। फ्रेंड्स अब इसका ऑप्शन जानते हैं कौन सा है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया सही है। देखिए बाबू अब देखिए उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीकरण, अपचयन यानी कि अवकरण, अवकरण अ से अवकरण, अ से अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण उपचयन। अब देखिएगा भोजन का पचना मतलब क्या, भोजन जब पचता है तो उसमें ऑक्सीकरण जाकर के संयोग करता है। हम सांस लेते श्वसन करते हैं तो ऑक्सीकरण भोजन में जाकर के मिलता है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना बाबू। तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है भोजन में और भोजन पच रहा है, भोजन का वहां पे दहन हो रहा है हमारे आमाशय के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझिएगा बाबू, यहाँ पे भोजन का पाचन ऑक्सीजन का संयोग मतलब कि उपचयन ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है कहलाता है। टाइम स्टार्ट होता है। अब नहीं, पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए ज्वाला, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी ज्वलन ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट स्टूडेंट्स आप आंसर कमेंट करेंगे, जो भी आपको इसमें सही लग रहा है उसको आप बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। देखते हैं 1 0 स्टूडेंट्स टाइम ओवर, टाइम ओवर। अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा, ज्वलन ताप। देखिए बच्चों ये मैं इसका डिफिनेशन आपको क्लास में भी मैं दिया था। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। वो सबसे न्यूनतम ताप, जैसे जैसे स्टार्ट करे वो जलना स्टार्ट करे, कोई भी वस्तु को हम जलाते हैं ना बच्चों, अगर भीगा हो तो भी जलेगा नहीं, पहले उससे सूखेगा, सूखते सूखते सूख जाएगा, तब उसका ताप जब पहुंच जाएगा ज्वलन ताप, तब वो उसमें आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, समीकरण NaOH प्लस HCl, अब ये बना रहा है NaCl H प्लस H2O। अब ये कौन सा रासायनिक समीकरण है? ऑप्शन ए एकल विस्थापन, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी अवकरण, ऑप्शन डी उदासीनीकरण। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट कमेंट करें बाबू, फटाफट कमेंट करें। टाइम ओवर। चलिए फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर है डी उदासीनीकरण। फ्रेंड्स अब आपको पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फ्रेंड्स जिसमें अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल बनाता है उसे हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे NaOH क्या है? भस्म है, और HCl क्या है? अम्ल है, यानी कि अम्ल प्लस भस्म मिल करके क्या बना रहा है? NaCl यानी कि लवण, H2O यानी कि जल। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण के दाएं एवं बाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन बी असंतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू होता है अब। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करें बच्चों, फटाफट आंसर दे, फटाफट करें। चलिए बच्चों टाइम ओवर, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स अब हम समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या करे। क्वेश्चन में ये करे कि समीकरण के दाएं और बाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, मतलब जितना भी परमाणु है सभी का संख्या अगर बराबर हो तो क्या कहलाता है? संतुलित या असंतुलित, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स ये जानते हैं हम, ठीक है, मैं आपको लिखवाया भी था संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दाएं और बाएं की अभिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होता है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखवाया था मैं आपको, मैं बताया था। ठीक है, और वही यहाँ पे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। स्टूडेंट्स 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट पर इसका आंसर कमेंट करें बाबू। टाइम से पहले, 0 होने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपका आंसर कमेंट होना चाहिए। चलिए बच्चों फटाफट कर ले, फटाफट कर ले बाबू। टाइम ओवर। अब इसका आंसर जान लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सही है। स्टूडेंट्स हम लोग देखिए, हम लोग इसका डेफिनेशन भी मैं क्लास में करवाया था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ठीक है, ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी किरोसिन, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी मीथेन गैस। बिना ज्वाला, उसमें ज्वाला नहीं निकलता हो, ठीक है, उसको बताना है। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बच्चों फटाफट आप इसका आंसर कमेंट कर ले बाबू, फटाफट। टाइम 0 होने से पहले 0। टाइम ओवर स्टूडेंट्स। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोयला सही है स्टूडेंट्स। देखिएगा ज्वाला मतलब क्या? जिसमें निकलता ना होता है ना लौ, जिसमें जैसे मोमबत्ती को जलाएंगे तो ये पीला कलर का ऐसा निकलेगा ना, और उसमें ये मोमबत्ती में भी निकलेगा। किरोसिन में मीथेन गैस जो घर में वो उसमें भी से निकलता है ज्वाला, लेकिन कोयला में से नहीं। वो तो कोयला क्या लाल हो जाता है ना, जल करके हम लाल होता है, उसमें से ऐसा नहीं कि लौ निकलेगा ज्वाला निकलेगा, नहीं, वो लाल हो जाता है, बस लाल होकर के गर्म होता है, वो जलता है, वैसे जलता है। लेकिन इसमें जितने भी ऑप्शन मोमबत्ती, किरोसिन, मीथेन गैस सब में से ज्वाला निकलता है, बट कोयला से ज्वाला नहीं निकलता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 ये है, सोडियम का परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 23। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ये करेक्ट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है। सोडियम का परमाणु संख्या के जगह पर परमाणु भार होना चाहिए था। तो आप सोडियम का परमाणु भार बताएं, परमाणु भार कौन है, और टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, सोडियम का परमाणु भार, संख्या नहीं भार बताना है, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या कमेंट करेंगे। खैर छोड़िए बच्चों, कोई बात नहीं, गलत हो गया, ये प्रश्न ही गलत हो गया, ठीक है। या ऑप्शन अगर भार देखे तो यहाँ पे ऑप्शन है, संख्या देखे तो संख्या के अनुसार इसमें ऑप्शन नहीं है, भार पे ही क्वेश्चन को बनाएंगे, सोडियम का परमाणु भार, ठीक है। तो बाबू आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने 23 डी ऑप्शन कमेंट किया तो आपका सही है, क्योंकि सोडियम जो है 11 नंबर पे आता है, और 11 दूना 22 और एक इसमें जोड़ते हैं 23 है ना। मैं इसका ट्रिक भी बता रखा था, कैसे किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं, इसका ट्रिक भी मैं बता रखा हूं। अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर के एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल पे है, उसको एक बार देख ले कि कैसे हम किसी भी परमाणु का भार निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो 23 ऑप्शन इसका होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम क्लोराइड का अनुभार है। सोडियम क्लोराइड यानी कि आप जानते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताता हूं इसका एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 58.5, ऑप्शन डी 60। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो बच्चों, फटाफट आपको इसका आंसर कमेंट करना है बाबू, फटाफट आंसर कमेंट करना है, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। चलिए टाइम ओवर। स्टूडेंट्स अब इसका हम आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी 58.5। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, और Na का भार जो होता है परमाणु भार सोडियम का, Na का 23 और क्लोराइड का कितना 35.5 है। तो 23 प्लस 35.5 को जब आप जोड़ेंगे तो 58.5 आंसर आ जाएगा। अगर आप अणु भार कैसे निकालते हैं, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इसका भी वीडियो आपको अपने ही चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के उसको एक बार बढ़िया से देख लें। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सल्फर का संयोजकता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -6, ऑप्शन डी -2। टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टूडेंट्स फटाफट आप इसका आंसर कमेंट करें एबीसीडी करके, ठीक है। सल्फर का संयोजकता कौन है, आप आंसर कमेंट करें फटाफट, टाइम ओवर। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसका सल्फर का संयोजकता कितना होता है। तो स्टूडेंट्स संयोजकता 2 होता है, सही जवाब। देखिए कैसे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। देखिए सल्फर का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। ये सारा जो टॉपिक है, संयोजकता निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स निकालना, सारा टॉपिक मैं आपको दिया हूं। आपने ये डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पर भी वीडियो में आपको सारा चीज मिल जाएगा, अणु भार, परमाणु भार, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आयंस, ये सारा टॉपिक आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के बच्चों इस चैप्टर पे हर जो भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा सल्फर 16 नंबर पे आता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2, 8, 10 और 6 16। अब देखिए बाहर, अब इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी कि 288 हो जाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसका अल्ट्रामोस्ट ऑर्बिट में है, और 2 और ले लेगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या ग्रहण करता है उसी को हम कहते हैं बच्चों संयोजकता, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो ग्रहण करके वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो यहाँ पे संयोजकता हो जाएगा 2। आपको पता होनी चाहिए कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है उसी को हम संयोजकता कहते हैं,
ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। वो इसका क्या होता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डिटेल में जानने के लिए स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखिए एक बार, बढ़िया से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी -1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी -7। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए स्टूडेंट्स फटाफट आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाफट आप इसका आंसर कमेंट करें। बहुत गर्मी है यार ना। चलिए बच्चों टाइम ओवर। अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है 7। अब यहां पर देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,7, 2 8 7 17 नंबर पे आता है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 ये है, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है, निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। फ्रेंड्स टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट एबीसीडी कमेंट करेंगे बाबू, एबीसीडी कमेंट करेंगे आप, जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप उसको कमेंट करें। टाइम ओवर, टाइम ओवर। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है क्योंकि स्टूडेंट्स आर्गन है, ये निष्क्रिय गैस है। आप हीलियम होगा, आपको हीलियम हो सकता है, आर्गन हो सकता है, नियोन हो सकता है, जेनन हो सकता है, ये सब जो है ना निष्क्रिय गैस है। ठीक है तो क्लास पीरियड में मैं आपको निष्क्रिय गैस बताया था, अगर नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता का वीडियो देख लेते हैं, आयंस का वीडियो देख लेते हैं तो उसमें भी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर आर्गन जैसा बनता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फटाफट आप इसका आंसर पहले कमेंट करें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए टाइम ओवर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स हम देखते हैं कैसे सल्फर कैसे, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करके। अब देखिए ग्रहण करेगा, ग्रहण कौन करता है भाई, जो अधातु सल्फर अधातु है। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए ना, 16 नंबर पे सल्फर आता है, कितना हो जाएगा 2,8 10 और लास्ट में बचेगा कितना 6। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग तो नहीं करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स सल्फर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है और वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, यानी कि आर्गन के जैसा बन जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा।